नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बिहार में कल हुए शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। गृह विभाग नीतीश कुमार के हाथों से निकलकर सम्राट चौधरी के पास पहुंच गया है। नीतीश कुमार के पास अब गृह मंत्रालय नहीं रहेगा। 20 साल में ये पहली बार है जब नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास नहीं रखा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बिहार का गृह विभाग मिला है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भूमि राजस्व और खनन, रामकृपाल को कृषि विभाग, मंगल पांडे को स्वास्थ्य और विधि विभाग मिला है। नितिन नवीन को पीडब्ल्यूडी विभाग मिला है। आज कुल 18 मंत्रियों के विभाग का बंटवारा हुआ है। शेष 6 मंत्रियों के विभागों का तय होना अभी बाकी है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वो 22 और 23 नवंबर को महत्वपूर्ण स्तरों में भाग लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी G20 देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद उनके 24 नवंबर तक स्वदेश लौटने की उम्मीद है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी 22 और 23 नवंबर को G20 के सभी महत्वपूर्ण स्तरों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों एवं सरकार प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। सूत्रों ने बताया कि G20 शिखर सम्मेलन के इतर पीएम मोदी IBSA यानी भारत ब्राजील त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन भी होने की संभावना है। IBSA 3 लोकतांत्रिक विकासशील देशों का एक मंच है। इस बैठक में तीनों देशों के नेता ग्लोबल साउथ, आपसी सहयोग और विकास से जुड़े मुद्दों पर गहन बातचीत करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 24 नवंबर तक स्वदेश लौटने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री के इस दौरे को भारत के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बता दें कि ये G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में पहली बार अफ्रीका महाद्वीप पर हो रहा है। इस बार G20 शिखर सम्मेलन सोलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी की थीम रखा गया है। भारत पिछले साल 2023 में G20 की सफल मेजबानी कर चुका है और इस बार भी वैश्विक आर्थिक सहयोग, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है। पीएम मोदी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बड़ा झटका लगा है। दुबई में चल रहे एयर शो के दौरान भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान LCA तेजस हादसाग्रस्त हो गया। दुबई एयर शो के दौरान ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान LCA तेजस अपनी डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट के दौरान अचानक क्रैश हो गया। ये घटना स्थानीय समय के अनुसार दोपहर के 2:10 पर हुई, जब हजारों दर्शक विमान के करतब देख रहे थे। विमान हवा में शानदार मोड़ ले रहा था, तभी उसने अचानक नियंत्रण खो दिया। कुछ ही सेकंड में तेजस नीचे झुकता दिखा और सीधा जमीन की ओर बढ़ गया। उसके टकराते ही जोरदार धमाका हुआ और अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर काले धुएं का गुब्बारा उठ गया। हादसे में पायलट की मौत हो गई। हादसे के बाद भारतीय वायुसेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं। दुबई एयर शो दुनिया के प्रमुख एविएशन योजनाओं में से एक है, जहां दुनिया भर की एयरलाइंस और सैन्य उत्पादक अपनी तकनीक दिखाते हैं। इस हादसे से एयर शो की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे हैं। आयोजन स्थल पर आपातकालीन दल तुरंत सक्रिय हुआ और विमानन अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। भारतीय वायुसेना का तेजस विमान दुबई के पहले अब तक बस एक और बार क्रैश हुआ है। साल 2024 में राजस्थान के जैसलमेर में तेजस क्रैश हुआ था। इस हादसे के पीछे इंजन फेल होने की वजह बताई गई थी। भारतीय वायुसेना के तेजस विमान एक ऐसा लड़ाकू विमान है जिसे पूरी तरह भारत में बनाकर तैयार किया गया है। इसे हल्का और तेज बनाया गया है ताकि हवा में ज्यादा फुर्ती से उड़ सके
और साथ ही कई तरह के युद्ध के काम कर सके। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने विकसित किया है। ये 4.5 पीढ़ी का विमान है, मतलब इसमें बहुत नई तकनीकें लगी हैं। तेजस छोटा और हल्का है, जिसे सुपरसोनिक यानी ध्वनि की गति से तेज उड़ान भरने वाला कहा जाता है। फरीदाबाद टेरर नेटवर्क और लाल किला धमाके की जांच कर रही एजेंसियों की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों के फोन का डेटा रिकवर किया गया है, जिसमें अकेले मुजम्मिल के मोबाइल फोन में करीब 200 वीडियो मिले हैं। इनमें जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर, असगर, अन्य जैश कमांडर और कई ISIS से जुड़े आतंकियों की जहरीली तकरीरों के ऑडियो वीडियो भी शामिल हैं। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि मुजम्मिल और लाल किला धमाके का कथित सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर तुर्की में एक सीरियाई ISIS आतंकी कमांडर से भी मिला था। जांच में डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल, शहीन और इरफान के फोन का डिलीटेड डेटा सामने आया है। इनमें से करीब 80 वीडियो आतंकी ट्रेनिंग, बम मेकिंग और केमिकल रिएक्शन से जुड़े रिसर्च पर आधारित हैं। मुजम्मिल के फोन से दिल्ली, UP, मुंबई और कई राज्यों के धार्मिक स्थलों और भीड़-भाड़ वाले मार्केट के वीडियो भी मिले हैं। जांच में यह भी पता चला है कि 3 साल पहले मुजम्मिल और डॉक्टर उमर उन नबी तुर्की गए थे। वहीं उनकी मुलाकात सीरियाई ISIS आतंकी कमांडर से हुई थी। ये मुलाकात जैश के कमांडर के इशारे पर की गई थी। वहीं दोनों ने बम बनाने की बात कही थी। फिर इसी सीरियाई कमांडर ने बम बनाने में उनकी मदद की थी। झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रमुख कोयला कारोबारियों और कथित कोयला माफियों के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई की है। पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी करते हुए एक बड़े तलाशी अभियान को शुरू किया है। इस दौरान भारी मात्रा में नकदी और सोना बरामद हुआ है। ED कोयला कारोबारियों और कथित कोयला माफियों को निशाना बना रही है। कोयला घोटाले के सिलसिले में पहले दिल्ली तलब किए गए एक प्रमुख कोयला कारोबारी नरेंद्र खड़का के साल्ट लेक स्थित एक ब्लॉक स्थित आवास पर तलाशी ली गई है। ED ने कोयला कारोबारियों और कोयला माफियाओं से जुड़े कई घरों और कार्यालयों पर एक साथ छापेमारी की है। रांची स्थित ED टीम ने झारखंड के 18 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। ये कार्रवाई कोयला चोरी और तस्करी से जुड़े कई बड़े मामलों पर आधारित है। जिन मामलों में कार्रवाई हो रही है उनमें अनिल गोयल, संजय उद्योग, LB सिंह और अमर मंडल से जुड़े केस शामिल हैं। इन मामलों में भारी पैमाने पर कोयला चोरी और सरकारी राजस्व की सैकड़ों करोड़ रुपए की हानि की बात सामने आई है। इसके साथ ही ED की दूसरी टीम ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता जिलों में 24 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई अवैध कोयला खनन, गैर कानूनी परिवहन और कोयले के अवैध भंडारण के मामलों से जुड़ी है। जिन लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है उनमें नरेंद्र खड़का, अनिल गोयल, युधिष्ठिर घोष, कृष्ण मुरारी कायल समेत कई अन्य नाम शामिल हैं। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा और 11 दिसंबर तक चलेगा। सूत्रों के मुताबिक शीतकालीन सत्र से पहले हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार में घाटशिला उपचुनाव जीतने वाले सोमेश सोरेन को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। इसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। बता दें कि घाटशिला में झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन ने बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को 38,524 मतों से पराजित कर दिया था। तीसरे स्थान पर JLKM प्रत्याशी रामदास मुर्मू रहे। सोमेश सोरेन को कुल 1,04,794 वोट मिले। ज्ञात हो कि झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की आकस्मिक निधन से ये सीट खाली हो गई थी।
वैसे तो 13 प्रत्याशियों ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव लड़ा, लेकिन मुख्य मुकाबला फिलहाल सत्तारूढ़ झुमोमो के सोमेश चंद्र सोरेन और भाजपा के बाबूलाल सोरेन के बीच था। बिहार के मोतिहारी में बेखौफ अपराधियों ने मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के प्रखंड अध्यक्ष को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। आपको बता दें कि कामेश्वर सहनी को 4 गोलियां मारी गई हैं। जनता विकास पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष कामेश्वर सहनी को अपराधियों ने 4 गोलियां मारकर भून दिया। सहनी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ये जघन्य वारदात आज अहले सुबह उस समय हुई जब कामेश्वर सैनी शौच के लिए जा रहे थे। अपराधियों ने इसी दौरान उन्हें निशाना बनाया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। ये घटना दरपा थाना क्षेत्र के तिनकोनी गांव की है। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। रक्सौल डीएसपी समेत कई थानों की पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। ये हत्या इलाके में कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। गढ़वा जिले में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसे पुलिस ने ऑनर किलिंग की गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया है। गढ़वा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक किशोरी की हत्या कर उसके परिजनों द्वारा शव को जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन समय रहते मिली सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और जलती चिता से शव को उतारकर अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले में मृतका के पिता और भाई को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान परिजनों ने किशोरी की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। पिटाई इतनी गंभीर थी कि किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना को छुपाने के लिए परिजनों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। सबूत छुपाने के लिए शव को जलाने का प्रयास जब किया गया तो परिवार वालों को सुनिश्चित हो गया कि बच्ची की मौत हो चुकी है। तब उन्होंने आनन फानन में अंतिम संस्कार की तैयारी की। गांव के कुछ लोगों की मदद से शव को गांव के पास स्थित बगही शमशान घाट ले जाया गया। वहां चिता तैयार कर शव को रखकर अंतिम संस्कार शुरू भी कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि शव पर आग भी लगा दी गई थी। इसी बीच किसी ग्रामीण ने घटना की सूचना गढ़वा थाना पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत शमशान घाट पहुंची। थाना प्रभारी ने बताया कि यह अत्यंत संवेदनशील और जघन्य मामला है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा के बसंत पंडो को भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने जब प्यार से गोद में उठाया था, तब से वे उनके दत्तक पुत्र के नाम से जाने लगे हैं। लेकिन 7 दशक गुजर जाने के बाद भी आज तक पंडो समाज विकास की राह देख रहा है। बसंत को वो जमीन भी नहीं मिली जिसका उसे वादा किया गया था। अब जब वे अपने मांगों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले तो पुरानी उम्मीदें फिर से ताज़ा हुईं। व्यस्त कार्यक्रम के चलते कुछ बातें अधूरी रह गईं, लेकिन 79 वर्षीय बसंत पंडो की आंखों में उम्मीद और खुशी दोनों की चमक दिखाई दी। 20 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू का सरगुजा आगमन हुआ। 79 वर्षीय बसंत पंडो, जिन्हें कभी देश के पहले राष्ट्रपति ने गोद में खिलाया था, वर्तमान राष्ट्रपति से मिले। बसंत राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर बेहद खुश नजर आए। हालांकि राष्ट्रपति के अत्यंत व्यस्त शेड्यूल के कारण बसंत उनके समक्ष बैठकर अपनी व्यवस्था विस्तार से नहीं सुना सके, लेकिन उन्होंने एक मांग पत्र के जरिए अपनी और अपने समाज की बात उन तक पहुंचाई। अच्छा, जमीन का पट्टा का मांग किया आप लोग? कितने एकड़ जमीन का पट्टा का मांग है आप लोगों का? हम लोग का तो राजेंद्र प्रसाद बोले थे 10 एकड़ देने का किया था। अच्छा, 10 एकड़ पट्टे का मांग है आप लोगों का? मतलब उतना नहीं है, तो जितना भी मिला है ना, काफी थोड़ा थोड़ा, उसका भी मिल जाए तो अच्छा था पट्टा। अच्छा। और पहला नौकरी का था मांग किया, एक ठो हॉस्पिटल का और एक ठो छात्रावास 1 से लेकर 5वीं तक गांव में सुविधा हो जाता, उसका भी बात की मेरे बड़े पिताजी।
और जिसे हम लोग पर सरकार यहाँ जाति निवास नहीं बनता है उसका भी चर्चा की। और वो चीज़ बोलते हैं कि हमको राज्य सरकार से दर्जा मिले, सरकार के पास हम लोग को दत्तक पुत्र के जाने जाते हैं। यह कहानी पंडो जनजाति की है, जिसे राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के नाम से जाना जाता है। 1952 में जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार सरगुजा आए थे, उनकी इच्छा पंडो जनजाति से मिलने की थी। मुलाकात के दौरान डॉक्टर प्रसाद ने पंडो समाज के एक छोटे बच्चे को गोद में उठाया और उसे कपड़े और स्लेट भेंट की। उन्होंने उस बच्चे का नाम बसंत पंडो रखा। डॉक्टर प्रसाद जिस गांव में रुके वह आज पांडुनगर के नाम से जाना जाता है। जिस घर में उन्होंने विश्राम किया उसे देश का दूसरा राष्ट्रपति भवन होने का गौरव प्राप्त है। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर बसंत पंडो ने 5 बिंदुओं पर आधारित एक मांग पत्र सौंपा है। उनकी मुख्य उम्मीदें पंडो समाज के उत्थान से जुड़ी हैं, जो आज भी अधूरी हैं। ये मांगे हैं: 79 साल पहले उन्हें 10 एकड़ भूमि देने की बात थी, उस जमीन की मांग। क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अस्पताल की मांग। आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रावास निर्माण की मांग। पंडो समाज से जुड़ी अन्य समस्याएं सुलझाने की मांग। बसंत को उम्मीद है कि दूसरी बार सरगुजा की धरती पर राष्ट्रपति के आगमन से शायद अब उनकी और पंडो समाज की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। कुछ इच्छाएं पूरी हुई तो कुछ बातें अभी अधूरी हैं, लेकिन उम्मीद का दामन अब भी थमा हुआ है। अभी हमें सूरजपुर जिले के बसंतलाल पंडो जी के द्वारा, जिनको सन 1952 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा गोद लिया गया था और उनका नामकरण किया गया था बसंतलाल पंडो। आज 73 वर्ष पूरे हो गए हैं और 73 वर्ष पूरे होने के बाद भी इनके घर की क्या स्थिति है और क्या दुर्दशा है, हम देखने के लिए इनके घर पे आए हुए हैं और इनके परिवार के सदस्यों से इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि सरकार के द्वारा उन्हें क्या आर्थिक मदद मिली या नहीं मिली। और आगे मतलब इस बारे में हम इनसे बात करना चाहेंगे कि कल यहाँ पे सरगुजा जिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन हुआ था दूसरी बार, तो हम बसंतलाल पंडो जी से जानना चाहेंगे कि कल उन्होंने उनसे भेंट मुलाकात की और वो अपनी बातों को किस प्रकार से राष्ट्रपति जी के पास रखे और उनसे क्या चर्चा हुई और क्या बात हुई उनकी आर्थिक स्थिति के लिए और भी जमीनों को लेकर, उनको पट्टा मिलना नहीं मिलना को लेकर, इस संदर्भ में हम उनसे बात करते हैं। सूरजपुर से एपीएन न्यूज के लिए आकाश सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर ने चीनी उद्योग के लिए बड़ी तकनीकी उपलब्धि हासिल की है। संस्थान ने नेचुरल स्टेबलाइजर आधारित नई चीनी उत्पादन प्रक्रिया विकसित की है, जो पारंपरिक डबल सर्टिफिकेशन तकनीक का पर्यावरण अनुकूल विकल्प साबित हो सकती है। ये तकनीक चीनी को अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर गुणवत्ता के साथ तैयार करने में मदद करेगी। इसे इंसानी सेहत और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद बताया जा रहा है। कैसे, देखिए रिपोर्ट में। भारतीय चीनी उद्योग अभी तक डबल सल्फिटेशन प्रक्रिया पर निर्भर कर रहा है, जिसमें सल्फर और अन्य रसायनों का उपयोग होता है। इससे पर्यावरणीय चुनौतियां भी पैदा होती हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की शोध टीम ने एक नई नेचुरल स्टेबलाइजर आधारित तकनीक विकसित की है। इस प्रक्रिया में नीम, सीताफल, बबूल, अर्जुन, हरड़ सहित कई प्राकृतिक अर्कों का उपयोग किया जाता है, जिससे चीनी अधिक शुद्ध और सुरक्षित बनती है। बनी है रॉ शुगर, इसमें देखिए 80% कलर रिडक्शन, ये देखिए कितना साफ है ये, मतलब कंपैरेटिव रॉ शुगर को हम देखेंगे तो ये हमें कितनी वाइट शुगर मिली है। रॉ शुगर जनरली ऑफ वाइट रहती है, ये इसमें हम कह सकते हैं कि ये केमिकल से काफी जो इम्प्योरिटीज है वो रिमूव हुई है। तकनीक को वाणिज्यिक स्तर पर भी सफल बताया गया है। यूनाइटेड शुगर मिल्स लिमिटेड में किए गए ट्रायल में परिणाम बेहतर आए हैं। नई तकनीक से तैयार चीनी की गुणवत्ता उच्च पाई गई है और उत्पादन लागत भी कम आई है। हमने लैब में लगभग 1,500 सैंपल करके उसका हमने स्टैंडर्डाइज किया कि वो कितने क्वांटिटी में हमको उपयोग में आएगा जब हम इसको क्लैरिफिकेशन के फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो वो जो स्टैंडर्डाइज जो हमने किया है उसको हमने यहाँ की एक निकटतम जो हमारी बलरामपुर ग्रुप की चीनी मिल है, जिसका जो रोजा गांव यूनिट कहते हैं उसको, वो रॉ से रिफाइंड बनाती है। तो हमने वहाँ पर कमर्शियल ट्रायल इसका किया
और ये कमर्शियल ट्रायल बहुत सक्सेसफुल रहा है। संस्थान के अनुसार ये पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है और सल्फर फ्री चीनी उत्पाद का एक महत्वपूर्ण कदम है। ये तकनीक पूरी तरह प्राकृतिक अर्कों पर आधारित है। इससे न केवल चीनी की गुणवत्ता बेहतर होती है, बल्कि प्रदूषण भी कम होता है। चीनी उद्योग के लिए ये एक बड़ा बदलाव साबित होगा। प्रसिद्ध गायक जुबीन नौटियाल ने आज सुबह श्री महाकालेश्वर भगवान की भस्म आरती में उपस्थित होकर दर्शन लाभ प्राप्त किए। दर्शन के बाद नौटियाल का मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से सहायक प्रशासक आशीष फलवाड़िया द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर जुबीन नौटियाल ने उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर की व्यवस्था और भव्यता की सराहना की और सभी देशवासियों के लिए मंगल कामनाएं व्यक्त की। आपको बता दें, प्रसिद्ध गायक जुबीन नौटियाल ने आज सुबह श्री महाकालेश्वर भगवान की भस्म आरती में उपस्थित होकर दर्शन लाभ प्राप्त किया। दर्शन के बाद नौटियाल का मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से सहायक प्रशासक आशीष फलवाड़िया द्वारा सम्मान किया गया। मैक्सिकन ब्यूटी फातिमा बॉश नई मिस यूनिवर्स बन गई हैं। भारत की मणिका विश्वकर्मा ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन टॉप 30 में शामिल होने के बाद वो टॉप 12 में जगह नहीं बना पाई। इसी के साथ ही भारत की उम्मीदें टूट गईं। 74वें मिस यूनिवर्स के अंतिम दिन दुनिया भर की ब्यूटी क्वींस अपने सैश और शानदार गाउन के साथ मंच पर उतरी। इस साल की सेरेमनी थाईलैंड में आयोजित हुई थी और अगले वर्ष की मेजबानी के लिए प्यूर्तो रिको का आधिकारिक ऐलान किया गया। हालांकि इस बार का पेजेंट विवादों में भी घिर गया था। शुरुआत एक प्रतियोगी की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाए जाने के आरोपों से हुई थी, जिसके बाद कई कंटेस्टेंट नाराज होकर बाहर चली गई थी और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि होस्ट भी भावुक होकर रो पड़ी। अब इसी कंटेस्टेंट के सिर जीत का ताज सजा है। टॉप 5 में जगह बनाने वाली मैक्सिकन ब्यूटी फातिमा बॉश ने ये टाइटल जीत लिया है और जीत का ताज भी उनके सिर पर सज चुका है। फातिमा से जब आखिरी सवाल पूछा गया कि वह अपने टाइटल का इस्तेमाल युवा लड़कियों को मजबूत बनाने के लिए कैसे करेंगी, तो उनका जवाब था, मिस यूनिवर्स के तौर पर मैं उनसे कहूंगी, अपनी असलियत की ताकत पर विश्वास करो। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।